दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीरियस हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जितने सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी का जो है आपको जब सारी चीजें पता होंगी तभी जो है आप अच्छे से एक बेहतर स्कोर सीटेट में कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, 7 जुलाई 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दीजिए। तो 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सीडीपी के बाद दोस्तों सभी का सीरियल वाइज मैथ है, आपका ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई का जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है 21 जनवरी 2024 का, उसके 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सीडीपी में, ईवीएस में, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, उन सभी को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 7 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 70% जो चीजें हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलने वाली हैं। तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम एनालिसिस, यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो 7 जुलाई को पूछा गया है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी अभ्यर्थी हों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपको सीटेट से रिलेटेड अपडेट है, क्लास है, टाइम पर मिलती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, और इसका आंसर जो है हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, हम लोग उसी से जो है यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स का आपने देखा होगा कि जब आपका एग्जाम हुआ है उसके बाद से अपना अपना जो आंसर की जारी करते हैं। हर टीचर का जो है, जैसा कि पेडागोजी में आप देखेंगे हर टीचर अपने अकॉर्डिंग आंसर करता है। तो यहाँ पे हमें वो चीजें लेकर के नहीं चलनी है जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, उनकी तरफ से जो माना गया है उसको आपको लेकर के चलना है, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक आपको आपके एग्जाम में आंसर की में देखने को मिलेगी तो आप जो है उस पर चैलेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से उस क्वेश्चन का आंसर अगर माना गया है तो आप अगर उसके बाद चेंज भी किया जाता है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं, आपके साथ प्रूफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी देखेंगे ऑफिशियल देखेंगे, ऑथेंटिक देखने वाले हैं। तो आप सब बस बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। सेकंड पॉइंट पे दिया गया है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। थर्ड पॉइंट पे दिया गया है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। वहीं फोर्थ पे आप देखेंगे शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब दोस्तों गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं तब। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। और सभी क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये आपका है कथन कारण से है। इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बहुत पूछे जाते हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे, बट अब जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। कथन ए में दिया गया है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर में दिया गया है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। सेकेंड पे दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसमें दिया गया है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, ये तो आपका करेक्ट है। आर में दिया गया संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, ये भी आपका सही है। तो अब इसमें ए और आर दोनों किसमें सही हैं, और आर ए जो है ए की जो आर सही व्याख्या करता है, तो इसमें ए और आर दोनों गलत हैं, ये आपका नहीं होगा। सेकेंड में दिया गया ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ये आपका नहीं होगा सही, ए सही लेकिन आर गलत नहीं होगा। तो आपका इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में ऑप्शन फर्स्ट पे दिया गया है, मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, नहीं। सेकंड पे दिया गया नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, ये भी नहीं होगा आपका। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, ये भी नहीं। आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर के भ्रम होता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, ये आपका तो नहीं होगा। सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें से जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, ये सबसे जो बेस्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। 3rd पॉइंट पे दिया गया है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली के बारे में पूछा गया तो ये भी आपका नहीं करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। इसका जो सबसे सही आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट होगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ये आपको बताना है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जीन पियाजे से 1 से 2 क्वेश्चन जब भी आपका सीटेट का एग्जाम होता है यहाँ से पूछा जाता है। जीन पियाजे है, वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्डनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, अगर इन 3-4 टॉपिक को अगर हम मिला लें तो लगभग यहाँ से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से जीन पियाजे से आना ही आना है, वाइगोस्की से आना ही आना है, और आपका हार्वर्ड गार्डनर से भी पूछता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, या फिर वर्गीकरण और क्रमबद्धता। 3rd पे दिया गया संरक्षण और अमूर्त चिंतन। 4th पर दिया गया नकल और प्रतिवर्तिता। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? तो वो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बता दूं दोस्तों कि इस अवस्था में बालक क्यों, कैसे इस तरह के प्रश्न करने लगता है और जो है जैविक क्रियाओं को अपनाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा था। किसमें? 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें अगर फर्स्ट पे बात करें तो संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे शैशवावस्था भी बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। और वहीं अगर सेकेंड की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जो है ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। और 3rd पे अगर देखें तो ये आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक। और 4th पे अगर बात करें तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद होता है। इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा ही देता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट की अगर हम बात करें संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाने लगता है। किसमें? पहला जो मैंने बताया है संवेदनात्मक में। सेकंड पॉइंट पे अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो है बालक क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न करने लगता है। और पियाजे ने जो है दोस्तों इस अवस्था को, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, खोज की अवस्था किसे कहा जाता है? जिन पियाजे ने किसे खोज की अवस्था कहा है, तो सेकंड जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसे ही खोज की अवस्था उन्होंने कहा है। 3rd जो है आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन करने लगता है, जैसे गुणा, जोड़, घटाना, भाग, इस तरह से। और 4th में जो आपका दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद होता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है और जो है वो समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का जो है उसके विकास हो जाता है। तो ये था दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड पे छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड है छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 7 जुलाई 2024 को पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ लें। यहाँ पे देख सकते हैं, अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है सेक्स, सेकंड में दिया गया है जेंडर, थर्ड में दिया गया है शैक्षणिक सफलता, फोर्थ में दिया गया है सीखने की शैली। अब इसमें बताना है फर्स्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसका निर्धारण करता है। सेकंड में सिर्फ फर्स्ट का दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो केवल 2 है, फोर्थ में देखेंगे तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है, तो ये जो है जेंडर का निर्धारण करती है। ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड आप देख पा रहे होंगे, केवल फर्स्ट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे केवल यहाँ पे निर्धारण किसका निर्धारण करती है, तो ये केवल यहाँ पे फर्स्ट पे जो ऑप्शन दिया गया है सेक्स का, तो सेकंड जो ऑप्शन है इसमें देख पा रहे होंगे केवल फर्स्ट ही दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट पे दिया गया है संज्ञानात्मक परिवर्तन, सेकंड है मात्रात्मक परिवर्तन, थर्ड है गुणात्मक परिवर्तन, फोर्थ है भावात्मक परिवर्तन। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। आप लोग को अगर इसका आंसर आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दोस्तों, आप लोग अपने आंसर भी करते चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि आपका जो जीन पियाजे है, लेव वाइगोस्की हैं और हार्वर्ड गार्डनर है, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। आप देख भी सकते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, सेकंड में है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, थर्ड में है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, फोर्थ में है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं, यह बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आत्मवाक के प्रयोग द्वारा होगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ इनर स्पीच। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट पे दिया गया है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सेकंड पे दिया गया है विकास एक असतत प्रक्रिया है। नहीं, विकास चक्रीय तरीके से होती है, रैखिक नहीं होती। और आपका फोर्थ पॉइंट दिया गया है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र, ये भी नहीं। विकास के चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? फर्स्ट पे दिया गया है निर्देशित खोज, सेकंड पे आपका दिया गया है व्याख्यान विधि, थर्ड पे आपका दिया गया है वीडियो दिखाना, फोर्थ पर आपका दिया गया है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आप लोग भी इसके आंसर करिएगा। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो ये होगा निर्देशित खोज। ऑप्शन फर्स्ट ही आप देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट पे दिया गया है जेंडर प्रारूप, सेकंड पे दिया गया है जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड पे है जेंडर भेदभाव, फोर्थ पे दिया गया है जेंडर पहचान। तो जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ऑप्शन जो सेकंड इसका है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, समावेशी कक्षा से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। इसको देख लेते हैं अभी। सेकंड पॉइंट पे दिया गया विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। फोर्थ में दिया गया विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। ये तो नहीं होगा। आपसे पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में ये जो है सभी बच्चे अपना समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। ये भी नहीं होगा। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते नहीं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचे और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की से देख रहे हैं आप, ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ लिया है, ये आपका दो क्वेश्चन यानी 2 नंबर सिर्फ आपका वाइगोस्की से आप देखेंगे तो 2 नंबर आपका सिर्फ यहीं से पूछा गया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, चाहे जीन पियाजे हो वाइगोस्की, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर भी आप लोग करिएगा। लेव वाइगोस्की से सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, ये आपको बताना है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। देख लेते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। ये तो नहीं होगा। थर्ड आपका दिया गया छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। फोर्थ पे दिया गया छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। इसमें पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बताया गया है। तो इनमें से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। जो ऑप्शन थर्ड है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आपके 15 क्वेश्चन जो है सीडीपी के कंप्लीट हो गए हैं और अगला जो है यानी 16 से लेकर के 30 तक जो 15 क्वेश्चन बचे होंगे हैं, जैसा कि सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सीडीपी के और 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है दोस्तों इस क्लास में इतना ही, अगर जो है पूरा मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो फिर जो है क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और नए हो तो प्लीज विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम पर मिले और क्लास जो है आपको यहाँ से टाइम पर मिलती रहेगी। और दोस्तों वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो वाइगोस्की से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको सीडीपी में मिल जाएंगे। तो अगर आप कहेंगे तो वाइगोस्की का जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं उसका मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगी, जीन पियाजे का अलग से दे दूंगी। तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं सीडीपी के कवर हो जाएंगे। तो मैं सारे क्लासेस जो मुझे लगेगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं, मैं आप सभी को सारी क्लास देती रहूंगी। बाकी दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।